हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य प्रश्न संख्या 61। हाल ही में पाकिस्तानी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा आसान करने के लिए अमेरिकी संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? हाल ही में पाकिस्तानी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा आसान करने के लिए अमेरिकी संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? सही जवाब है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 1 जनवरी 2021 सीनेट के द्वारा पारित हुआ। मार्च 2020 प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित किया गया। विशेष में अगर बात करें तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विजेता हैं। 2020 से 2022 तक यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्ति मुहैया कराएगी। नेक्स्ट प्रश्न 62। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2020 नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया? हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2020 नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया? सही जवाब है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ए ऑप्शन। जारीकर्ता कौन है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। आधार क्या था? तो दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची। इसमें सम्मिलित शहरों की संख्या 133 है। सबसे महंगे शहर हैं, पहले स्थान पे ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है, पेरिस फ्रांस, हांगकांग चीन, सिंगापुर और तेल अवीव जो इजराइल में है। इसके बाद सबसे सस्ते जो शहर हैं 133वें स्थान पे है दमिश्क जो सीरिया का एक शहर है। इसके बाद है ताशकंद, लुसाका और अलमाटी। इस रिपोर्ट को 138 वस्तुओं की कीमत को ध्यान में रखकर जो है तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कितने मीटर घोषित किया गया? याद रखिएगा, नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को कितने मीटर घोषित किया गया? तो सही जवाब है 8848.86 मीटर। पहले इसका जो लंबाई था इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का नया आकलन जो है चीन और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर जो है प्रमाणित किया दिसंबर 2020 में। और वर्ष 1954 के बाद इसकी ऊंचाई में जो है समुद्र तल से 86 सेंटीमीटर में जो है या 86 सेंटीमीटर जो है इसमें वृद्धि हुई है। एवरेस्ट का नेपाल में जो नाम है वह सागरमाथा। नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं और चीन में जो है इसका नाम है माउंट चोमोलंगमा। एवरेस्ट का चीन में जो नाम है क्या है? माउंट चोमोलंगमा। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और इसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। 64 है हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाले टैम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया है? हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाले टैम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया है? सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम, डी ऑप्शन। टैम्पोन टैक्स समाप्त करने की घोषणा यूनाइटेड किंगडम ने 1 जनवरी 2021 को की। याद रखिएगा, उद्देश्य था मासिक धर्म उत्पादों को कर के श्रेणी से बाहर करना। टैम्पोन टैक्स की दर 5% थी। लक्ष्य था पीरियड पॉवर्टी को समाप्त करना और मासिक धर्म उत्पादों को कर के श्रेणी से बाहर करने वाले जो अन्य देश हैं 2018 में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और मॉरिशस इत्यादि। विशेष में अगर बात करें तो नवंबर 2020 में स्कॉटलैंड सार्वजनिक सुविधाओं में मासिक धर्म उत्पादों को आम जनता के लिए मुक्त करने वाला पहला देश बना था। 65 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किन संगठनों के सहयोग से तैयार की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किन संगठनों के सहयोग से तैयार की है? सही जवाब है अमेरिकी ऊर्जा विभाग एवं नासा, सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर घोषणकर्ता जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। सहयोगी अमेरिकी ऊर्जा विभाग और नासा है। समय सीमा क्या है? तो 2026 के अंत तक। और कार्य का शुभारंभ कब होगा? तो 2021 से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 66 है दिसंबर 2020 में पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पोम्पेई से एक थर्मोपोलियम या हार्ड फूड ड्रिंक शॉप की खोज की घोषणा की। पोम्पेई किस साम्राज्य का हिस्सा था?
दिसंबर 2020 में पुरातत्वविदों ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पोम्पोई, याद रखिएगा, यहां से एक थर्मोपोलियम या हार्ट फूड ड्रिंक शॉप की खोज की घोषणा की। पोम्पोई जो है किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो सही जवाब है रोमन साम्राज्य का। पोम्पोई पुरातात्विक स्थल, इसके बारे में देख लेते हैं। यह चर्चा क्यों था? इसका चर्चा इसलिए था कि दिसंबर 2020 में एक बड़े थर्मोपोलियम की खोज की घोषणा के कारण जो है यह चर्चा में रहा। और ये जो स्थल की प्रथम खुदाई हुई 1592 ईस्वी में इस स्थल की प्रथम खुदाई हुई थी। वैज्ञानिक खुदाई कब हुई? तो 1784 ईस्वी में बोरबोन इटली के राजा चार्ल्स तृतीय के काल में इसका वैज्ञानिक खुदाई हुआ था। संबंधित साम्राज्य जो है यह किससे संबंधित साम्राज्य है? तो रोमन साम्राज्य से। भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अगर बात करें तो दक्षिणी इटली के कैंपानिया के क्षेत्र में नेपल्स के खाड़ी के पास जो है यह अवस्थिति इसकी है। तो भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में अगर बात करें तो दक्षिणी इटली के कैंपानिया क्षेत्र में नेपल्स के खाड़ी के पास है। जो विनाश का मुख्य कारण था इसका विसुवियस ज्वालामुखी विस्फोटन था। 79 ईस्वी पूर्व जो है दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और विशेष के संदर्भ में बात करें तो पोम्पोई पुरातात्विक स्थल विश्व के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। प्रश्न संख्या 67, ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार ईस्टर्न आई के द्वारा दिसंबर 2020 में जारी विश्व में 5 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे नामित किया गया? ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार ईस्टर्न आई के द्वारा दिसंबर 2020 में जारी विश्व में 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे नामित किया गया? सही जवाब है सोनू सूद को, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड सूची 2020 किसने जारी किया? ईस्टर्न आई ने। और यह साप्ताहिक अखबार है ब्रिटेन की। शीर्ष स्थान किसे दिया गया? सोनू सूद, भारतीय अभिनेता हैं। दूसरा स्थान लिली सिंह को, ये कनाडा की यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार व कॉमेडियन है। उद्देश्य क्या है? इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है। विशेष के संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय अभिनेता सोनू सूद को कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान असहाय लोगों की मदद करने को लेकर इस सूची में जो है स्थान दिया गया है। 68 है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो इसमें कथन है, वर्ष 2020 के इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। तीसरा जो कथन है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129वीं है। बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ पहला कथन सत्य है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, 2020 15 दिसंबर 2020 जो है इसका तिथि है। किसने जारी किया? तो यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और सूचकांक में सम्मिलित देशों की संख्या 189 कंट्री है। तो याद रखिएगा 189 कंट्री जो है इस सूचकांक में सम्मिलित देश हैं। एचडीआर 2020 में देशों की रैंकिंग वर्ष 2019 के एचडीआई मूल्य के आधार पर है। सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले जो देश हैं, पहले नॉर्वे, दूसरे आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, इसके बाद हांगकांग, आइसलैंड और जर्मनी है। सूचकांक में निम्नतम स्थान वाले जो देश हैं वह नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, चाड, दक्षिणी सूडान और बुरुंडी। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 131वीं है। 2019 के अपेक्षा 2 अंक की जो है इसमें गिरावट आई है। एचडीआर 2019 में भारत की रैंकिंग 129वीं थी। एचडीआर 2020 में भारत के पड़ोसी देशों की जो स्थिति है, श्रीलंका 72, चीन 85, भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, म्यांमार 147, पाकिस्तान 154, अफगानिस्तान 169। अगर ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें तो रूसी संघ 52, ब्राजील 84, चीन 85 और दक्षिण अफ्रीका 114 और भारत 131वें स्थान पे है। 2020 में भारत की जीवन प्रत्याशा दर जो है 69.73 वर्ष है। 2020 में भारत की जीवन प्रत्याशा दर कितना है? 69.73 वर्ष। विशेष के संदर्भ में अगर बात करें तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा किसी देश में
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन किया जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 69 है, रेजोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची 2021 में दिल्ली को कौन सी रैंक प्रदान की गई? रेजोनेंस कंसल्टेंसी के द्वारा विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची 2021 में दिल्ली को कौन सी रैंक प्रदान की गई? सही जवाब है 62वीं, डी ऑप्शन। विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची 2021 किसने जारी किया? तो याद रखिएगा, रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड, यूके। सूची में शामिल शहरों की संख्या 100 थी। शीर्ष 5 शहर जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए वो 5 शहर हैं। लंदन पहले स्थान पे, न्यूयॉर्क दूसरे, पेरिस तीसरे स्थान पे, जो मॉस्को है चौथे स्थान पे और टोक्यो 5वें स्थान पे। भारत का एकमात्र सम्मिलित शहर है वो दिल्ली है, इसकी रैंक जो है वो है 62। विशेष के संदर्भ में अगर बात करें तो इस सूची में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को जो है शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कैनाबिस यानी गांजा का पुनर्वर्गीकरण करने के लिए किस औषधि वर्ग से बाहर करने के लिए जो है मतदान कराया? हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कैनाबिस का पुनर्वर्गीकरण करने के लिए किस औषधि वर्ग से बाहर करने के लिए मतदान कराया? तो विशेष रूप से खतरनाक औषधि, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कैनाबिस को विशेष रूप से खतरनाक औषधि वर्ग से बाहर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की जो संयुक्त राष्ट्र आयोग है इसकी वोटिंग हुई और 2 दिसंबर 2020 को हुई। मतदान का जो उद्देश्य था कैनाबिस यानी गांजा और कैनाबिस रेजिन को लोक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से खतरनाक औषधि वर्ग से बाहर करना। आधार क्या था? तो WHO की औषधि निर्भरता पर 41वीं विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों के आधार पर जो आधार बना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की औषधि निर्भरता पर जो 41वीं विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें थी, इसके आधार पर जो है इसको आधार बनाया गया। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम है यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 53 में से 27 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। कैनाबिस के प्रकार कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस रुडरेलिस जो है इसका प्रकार है कैनाबिस के। कैनाबिस के गुण क्या हैं? तो एंटीबायोटिक और दर्द निवारक साइकोएट्रिक ड्रग के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। कैनाबिस के जो अन्य नाम है वो है मारिजुआना, गांजा, पौंड, भांग। विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो सीएनडी कैनाबिस को 1961 से सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के सूची 4 से जो हटाने पर सहमति हो गई। और 71 है, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिस्तान द कुन्हा द्वीप किस महासागर में स्थित है? त्रिस्तान द कुन्हा द्वीप किस महासागर में स्थित है आपको बताना है। तो सही जवाब है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। त्रिस्तान द कुन्हा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसकी स्थिति क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मध्य दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के मध्य दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है। क्षेत्राधिकार किसका है? तो ब्रिटेन का पार समुद्रीय क्षेत्र है। अस्थायी निवासी जो है मात्र 244 हैं। चर्चा का कारण क्या था? तो हाल ही में इसके अटलांटिक महासागर में समुद्री क्षेत्र के जो समुद्री क्षेत्र है और जो है 6,87,000 वर्ग किलोमीटर को सबसे बड़ी पूरी तरह से जो है संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किया गया। तो याद रखिएगा जो चर्चा का कारण था, हाल ही में जो इसके अटलांटिक महासागर में समुद्री क्षेत्र है जो 6,87,000 वर्ग किलोमीटर को सबसे बड़ा या पूरी तरह से जो है संरक्षित समुद्री क्षेत्र घोषित किया गया था, जो चर्चा का कारण बना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 72 दिसंबर 2020 में चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर किन देशों के बीच त्रिपक्षीय कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजित हुई? दिसंबर 2020 में चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर किन देशों के बीच त्रिपक्षीय कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजित हुई? सही जवाब है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान, डी ऑप्शन। चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की प्रथम बैठक 14 दिसंबर 2020 को संबंधित देश भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान व्यापार तथा पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार पोर्ट का संयुक्त उपयोग उद्देश्य है।
और 4 मार्च 2021 को चाबहार दिवस के आयोजन का निर्णय, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण के दौरान। याद रखिएगा, भारत ईरान व अफगानिस्तान चाबहार परियोजना से संबंधित है और चाबहार पोर्ट की जो अवस्थिति है ईरान में है। और अद्यतन में अगर बात करें तो देखिए 29 जुलाई 2021 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर चतुष्पक्षीय फ्रेमवर्क के तहत भारत, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की संयुक्त बैठक इसी वर्ष बाद में आयोजित किए जाने की घोषणा की। भारत ने इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया है। 73 नवंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की। यह प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? नवंबर 2020 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल कारों के बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की। यह प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? सही जवाब है वर्ष 2030 से। याद रखिएगा 2030 से जो है इस पर प्रतिबंध लग जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने 2030 से जो है पेट्रोल और डीजल कारों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और घोषणा कब हुआ? 17 नवंबर 2020 को। घोषणाकर्ता कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। पेट्रोल और डीजल कारों के बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगेगा और 2030 तक जो है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो जाएगा। प्रतिबंध का जो कारण है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देना। ठीक है, सहायक यूके को वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ बनाने में जो है यह सहायक होगा। लक्ष्य क्या है? तो सार्वजनिक परिवहन से शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 74। दिसंबर 2020 में वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया? दिसंबर 2020 में वैश्विक संगठन यूनेस्को ने किस व्यक्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया? सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का जो है वैश्विक संगठन यूनेस्को ने निर्णय लिया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2020 में हुई। और किसने घोषणा किया? तो यूनेस्को ने। पुरस्कार का नाम क्या होगा? यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। संबंधित क्षेत्र क्या है? तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। पुरस्कार राशि $50,000। प्रथम पुरस्कार दे जो है नवंबर 2021 में यूनेस्को की 41वीं आम सभा के दौरान। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। मुख्यालय पेरिस में है। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में देख लेते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है ये बांग्लादेश के जनक यानी राष्ट्रपिता तथा प्रथम राष्ट्रपति हैं। पार्टी इनकी जो है बांग्लादेश अवामी लीग है। पुत्री कौन है? तो शेख हसीना वर्तमान प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं। और विशेष में अगर बात करें तो यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 75 नंबर प्रश्न है, भारत आसियान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला कथन है, भारत ने आसियान के एक फंड में $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। दूसरा है, भारत ने यह घोषणा 17वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की और 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है डिजिटल रूप में जो है संपन्न हुआ। बताइए इन तीनों में से भारत आसियान संबंध के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? सही जवाब है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को हुआ। अध्यक्षता किसने किया? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता किया था। भारत की घोषणा क्या है? तो प्रधानमंत्री ने कोविड-19 आसियान रिकवरी फंड में $1 मिलियन के योगदान की घोषणा की। और शिखर सम्मेलन का जो माध्यम था वर्चुअल माध्यम था। आसियान भारत कार्य योजना 2021 से 2025 को अपनाने पर सहमति जो है बनी। और 2021 के लिए आसियान की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ब्रुनेई दारुसलाम। याद रखिएगा ब्रुनेई दारुसलाम। और 76 नंबर है, दिसंबर 2020 में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को 55 वर्ष के बाद पुनः खोला गया। इस रेल लिंक का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2020 में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को
55 वर्षों के बाद पुनः खोला गया इस रेल लिंक का संबंध किस देश से है? सही जवाब है भारत बांग्लादेश से है। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक पुनः चालू हुआ और इसका उद्घाटन का जो तिथि है 17 दिसंबर 2020। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य परिवहन व कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। देखिए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत रेल लिंक का परिचालन जो है बंद कर दिया गया था। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के बीच जो चालू रेल लिंक है वह चिल्हाटी हल्दीबाड़ी लिंक, यानी बांग्लादेश और भारत, पेत्रापोलो भारत और बेनापोलो बांग्लादेश लिंक, गेडे दर्शना लिंक, सिंघाबाद रोहनपुर लिंक और राधिकापुर बिरोल लिंक। ठीक है, तो ये 5 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चालू रेल लिंक हैं। देखिए अद्यतन में अगर बात करें तो 1 अगस्त जो है अगस्त 2021 से चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रूट पर मालगाड़ियों का परिचालन जो है प्रारंभ किया गया। तो अगस्त 2021 से चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रूट पर मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया गया। 27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ढाका यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस प्रारंभ करने की घोषणा की थी, परंतु कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका है, याद रखिएगा। और 77 नंबर है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 21 वर्ष तक देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की जो है घोषणा की है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 21 वर्ष तक देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेने की घोषणा की। सही जवाब है 2050 तक, डी ऑप्शन। जापान के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा 26 अक्टूबर 2020 को की गई। घोषणाकर्ता कौन थे? तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो वर्ष है वह 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य रखा गया है। संबंधित देश कौन है? जापान है। विशेष में अगर बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री ने घोषणा संसद में अपने नीतिगत भाषण में की। और 78 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संदर्भित जो कथन है, पहला कथन है 2020 में ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया। दूसरा है 2019 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की थी। और तीसरा कथन है 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। बताइए इन तीनों में से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये तीनों कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 2020 में ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया। 2019 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की थी और 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, और 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 है। इसका आयोजन तिथि 17 नवंबर 2020 है। स्थापना वर्ष 2006, प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचार में वृद्धि। सदस्य देश कौन कौन है? तो ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स 2020 की मेजबानी रूस वर्चुअल रूप से, मुख्यालय जो है इसका संघाई चीन में है। विश्व के कुल भूभाग में ब्रिक्स देशों का प्रतिशत जो है 26% है और विश्व के कुल जनसंख्या में ब्रिक्स देशों का जो प्रतिशत है वह 42%। 2019 में ब्राजील के द्वारा मेजबानी की गई। 2021 में भारत जो है मेजबानी करेगा और 2012 तथा 2016 में भारत मेजबानी कर चुका है। कोविड-19 महामारी के कारण यह संस्करण जो है वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 79 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जरूरी बात कि करेंट अफेयर का जो यह वार्षिकी जो संकलन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।